प्रिय छात्र छात्राओं, मैंने इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने स्विट्ज़रलैंड के संविधान में जो संघीय सरकार, जैसे कि हम कार्यपालिका का जिसे हमने नाम दिया, उसके संगठन और किस तरह उसका गठन होता है इसके बारे में चर्चा की। आज हम जो स्विस संघीय सरकार के जो शक्तियां हैं और कार्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय सरकार के अधिकार और शक्तियां हैं वो एकदम मौलिक शक्तियां हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से संविधान से प्राप्त किया गया है। और स्विस की जो संघीय सरकार है वो मुख्य कार्यपालिका का शक्तियों का प्रयोग अपने संविधान की शक्तियों के द्वारा ही करती है कि संविधान के अनुच्छेद 180 से 187 तक संघीय सरकार के अधिकार और कार्यों का उल्लेख किया गया है संविधान में। और उसके जो महत्वपूर्ण कार्य हैं संघीय सरकार के, वो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहला कार्य होता है उसका प्रशासनिक कार्य, दूसरा उसका कार्य है विधि निर्माण का कार्य, और तीसरा उसका कार्य है वित्तीय कार्य, चौथा उसका कार्य है न्यायिक कार्य, और पांचवी उसकी शक्ति है संकटकालीन शक्तियाँ। तो हम सबसे पहले प्रशासनिक शक्तियों पर विचार करेंगे कि प्रशासनिक क्षेत्र में संघीय सरकार को कौन कौन सी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। कि एक प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष के रूप में संघीय जो सरकार के सदस्य होते हैं वो प्रशासन का संचालन करते हैं। प्रशासन को संचालित करने की शक्ति, जो महत्वपूर्ण शक्ति कार्यपालिका की शक्ति ही क्या होती है, कानूनों को क्रियान्वित करना। तो कानूनों को क्रियान्वित प्रशासन को संचालित करके ही किया जा सकता है कि प्रशासन संचालित होगा तब ही हम कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो संघीय प्रशासन का संचालन करना संविधान के अनुच्छेद में एक आ गया है 178 में कि संघीय सरकार संघीय प्रशासन का संचालन करेगी और संघीय प्रशासन को विभागों में क्या करेगी, उसका बंटवारा करेगी। संघीय सरकार सरकारी नीति के लक्ष्य और उन लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन निर्धारित करेगी। वह सरकार के कार्यों का नियोजन करेगी और उनमें परस्पर समन्वय स्थापित करेगी। प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य ये हैं। और प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य उसका है कि स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय सरकार है वो स्विट्ज़रलैंड के हितों की दृष्टि को रखते हुए विदेशिक संबंधों का संचालन करेगी। वह विदेशों में स्विट्ज़रलैंड का प्रतिनिधित्व करेगी, विदेशों से संधियां करेगी, उन्हें स्वीकृति के लिए संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत करेगी, और यदि बाहरी आक्रमण यदि स्विट्ज़रलैंड पर होता है तो स्विट्ज़रलैंड की स्वतंत्रता और तटस्थता की वो रक्षा करेगी। आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का उसका दायित्व है। संघीय सेना पर संघीय सरकार का नियंत्रण होता है। यदि संघीय संसद की बैठक नहीं हो रही और सुरक्षा की दृष्टि से मान लो कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें सेना का प्रयोग करना अनिवार्य हो, तो उस समय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक होने पर संघीय सरकार अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग कर सकेगी। लेकिन 3 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए या 4000 से अधिक सैनिकों का प्रयोग करना हो तो उसे संघीय संसद की स्वीकृति लेनी होगी। तो ये थे इसके कुछ प्रशासनिक कार्य। इसके अतिरिक्त संघीय सरकार को कुछ और भी कार्य प्रशासनिक क्षेत्र में सौंपे गए हैं कि एक तो वो प्रशासन का निरीक्षण करेगी, वो संघीय प्रशासन का निरीक्षण करेगी। वह संघीय संसद को अपनी गतिविधियों की अनवरत सूचना देती रहेगी। उसका ये कर्तव्य है कि वो संसद को अपनी गतिविधियों की समय समय पर सूचना देती रहे। वो जितनी भी नियुक्तियां करेगी वो अन्य सत्ताओं के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मतलब नियुक्तियां करने का अधिकार भी संघीय सरकार को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त विदेशी अतिथियों का स्वागत करना, विदेशी राजदूत जो आते हैं उनसे परिचय प्राप्त करना, ये औपचारिक कार्य है उसके। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका संबंधी कार्यों के संबंध में संघीय सरकार एक वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवर्ष व्यवस्थापिका के सामने प्रस्तुत करेगी और व्यवस्थापिका में सरकार के कार्यों पर विचार विमर्श होगा
उसमें बहस होगी, परंतु जो स्विस संघीय सरकार है उसके खिलाफ व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे अपने पद से हटा नहीं सकती। वो उसकी आलोचना कर सकती है, उसके कार्यों पर विचार विमर्श कर सकती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा वो उसे अपने पद से हटा नहीं सकती। मतलब उसे 4 वर्ष तक कार्य करना ही है, उसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार का दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो विधि निर्माण संबंधी कार्य। संविधान के अनुच्छेद 182 के अनुसार संघीय सरकार को यह अधिकार है कि वो कानूनों के विधेयक संघीय संसद के सामने प्रस्तुत करे। समस्त कानूनों के विधेयक संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यवहार में देखें तो व्यक्तिगत सदस्यों के विधेयक भी पहले सरकार के पास सुझावों के लिए भेजे जाते हैं और उसके बाद ही उन पर संघीय स्विस जो विधानमंडल है वो विचार करता है। इसके अतिरिक्त अध्यादेश जारी करने का और प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत नियम बनाने का भी संघीय सरकार को अधिकार है। अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति के विषय में स्विस संघीय सरकार की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्विस संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, परंतु वे व्यवस्थापिका की कार्यवाही में भाग लेते हैं। वे संघीय संसद के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, वाद विवाद में भाग ले सकते हैं और प्रश्नों के उत्तर विधानमंडल की शंका का समाधान कर सकते हैं। मतलब प्रश्नों के उत्तर भी वो वहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन मतदान की स्थिति में वो भाग नहीं ले सकते, मतलब वो मतदान नहीं कर सकते। वो जो कैंटनों के विधि निर्माण के संबंध में भी संघीय सरकार को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कैंटनों के लिए आवश्यक है कि वे अपने कानून और अध्यादेशों पर संघीय सरकार की स्वीकृति कराएं। तीसरा उसका महत्वपूर्ण कार्य है वित्तीय कार्य, कि जो संघीय संसद है, संघीय जो सरकार है, जिसको कि स्विट्जरलैंड में क्या कहा जाता है, संघीय सरकार कार्यपालिका को कहा जाता है, उसके कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य भी हैं। जैसे कि वो संघीय बजट को तैयार करती है, संघीय बजट को संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है, वह स्विस राजमंडल के वित्तीय प्रशासन को चलाती है, वह संघीय सरकार के खर्च और आमदनी का हिसाब संघीय संसद को देती है, वह राजस्व और अन्य करों को इकट्ठा करती है, वह संघीय सरकार के सारे खर्चों को देखभाल करती है जिनकी स्वीकृति संघीय संसद के द्वारा दी गई हो। राज्यमंडल और कैंटनों के मध्य संबंधों का संचालन करना, कि नए संविधान में ये भी कहा गया है कि संघीय सरकार राज्यमंडल और कैंटनों के मध्य संबंधों का संचालन करेगी और कैंटनों के साथ सामंजस्य बिठाएगी। वे कैंटनों के द्वारा निर्मित कानूनों को स्वीकृति देगी, उन कानूनों को स्वीकृति देगी जिनका संबंध संघीय कानूनों के क्रियान्वयन से है। वह संघीय विधि, कैंटनों के संविधान, अंतर्राष्ट्रीय संधि के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। संघीय सरकार के न्यायिक कार्य भी हैं। संघीय सरकार को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। पहले भी संघीय परिषद संवैधानिक कानून से संबंधित प्रश्नों के बारे में उठने वाले विवादों का निर्णय किया करती थी, परंतु अब ये कार्य किसके अधीन आ गए? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आ गए। अब संघीय सरकार का अधिकार क्षेत्र इस संबंध में सीमित रह गया है। अब जो न्यायिक शक्तियां अब उसे प्राप्त हैं, जैसे कि कैंटनों द्वारा आपस में किए गए समझौतों तथा कैंटन और पड़ोसी राज्यों के बीच किए गए समझौतों की इस दृष्टि से वो परीक्षण करती है कि वो संविधान के विरुद्ध हैं या नहीं। वह संघीय सरकार के विभिन्न विभागों के निर्णय के विरुद्ध अपील भी सुनती है। वह संघीय रेलवे प्रशासन के निर्णयों के विरुद्ध प्राइवेट जो व्यक्ति हैं उनकी अपीलें भी सुनती है। कैंटनों में धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव हो तो वह कैंटनों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकती है। वह कैंटनों के व्यापार संबंधी संधियों के आधार पर होने वाले झगड़े, व्यवसाय और निवास संबंधी प्रश्नों की अपील भी सुनती है। तो ये था उसका
न्यायपालिका से संबंधित उसके न्यायिक कार्य, उसके कुछ संकटकालीन कार्य भी होते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान में कार्यपालिका को बहुत ज़्यादा संकटकालीन शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, परंतु व्यवहार में हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की जो व्यवस्थापिका संघीय सरकार को उस समय महत्वपूर्ण अधिकार दे देती है यदि देश में संकटकालीन परिस्थिति हो। तो ऐसे नए संविधान के अनुच्छेद 185 में इसका प्रावधान किया गया है कि देश की स्वतंत्रता और बाह्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संघीय सरकार आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। तो ये थे संघीय सरकार के महत्वपूर्ण शक्तियाँ। स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय सरकार है उसको पूरे विश्व में अनोखी कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है और इसका निरालापन इस बात में है कि इसमें राष्ट्रपति का पद इतना गौण और अशक्त है कि वह राष्ट्रपति ट्रॉन पर बैठकर भी अपने कार्यालय जाता है। मतलब इतना सीधा साधा है शक्तियों के मामले में। और भी कई विलक्षणताएं हमें दिखाई देती है जो कि इसे अनुपम विश्व की अनुपम संस्था के रूप में स्थापित करती हैं। इसका अपना सौंदर्य है और क्या इसकी विशेषताएं हैं जो कि इसकी विलक्षणता को बढ़ाती हैं। सबसे पहली है ये विचित्र कार्यपालिका। विश्व की वैधानिक पद्धतियों में स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है वो सबसे अनुपम है। स्विट्ज़रलैंड की समस्त राजनीतिक संस्थाओं में संघीय सरकार सबसे विलक्षण है। किसी अन्य देश में उसकी टक्कर की कोई संस्था हमें दिखाई नहीं देती। विश्व के अन्य देशों में या तो संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है या अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका का अनोखापन इस रूप में है कि न तो ये अध्यक्षीय है और न ही ये संसदात्मक है। इसकी निरालापन इसकी मौलिकता है। दूसरा है बहुल कार्यपालिका है। स्विट्ज़रलैंड की संविधान में संघ की उच्च कार्यपालिका शक्ति संघीय सरकार में है। उसकी सदस्य संख्या हमने देखा इसके पूर्व व्याख्यान में 7 है और इन 7 की सत्ता बिल्कुल बराबर है। किसी को भी वैधानिक दृष्टि से दूसरे से श्रेष्ठ नहीं माना गया। संघीय सरकार सामूहिक बहुल कार्यपालिका है। इसमें सत्ता केंद्रीकृत नहीं है बल्कि बटी हुई। तीसरी है निर्दलीय कार्यपालिका कि अधिकांश देशों में कार्यपालिका उस दल के द्वारा बनाई जाती है जो दल क्या है चुनाव के समय बहुमत प्राप्त करता है। लेकिन किसी न किसी दल से होता है कार्यपालिका का संबंध पूरे विश्व में, परंतु स्विट्ज़रलैंड की जो सरकार है वो समस्त दलों का प्रतिनिधित्व करती है। उसकी सदस्यता उसकी योग्यता के आधार पर है और उसमें कोई भी सदस्य हो सकता है। सदस्य दलीय भावना में कार्य नहीं करते, वो दलीय आधार के आधार पर आप उनका निर्वाचन हो ये भी जरूरी नहीं है। वो किसके आधार पर कार्य करते हैं, वो अपनी कार्यकुशलता अपनी विशेषज्ञता के आधार पर कार्य करते हैं। ये जो संस्था है वो दलबंदी से बिल्कुल दूर है। कोई भी ऐसा देश हमें नहीं मिलेगा जहाँ पर सरकार दलबंदी पर आधारित न हो, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका एक निर्दलीय कार्यपालिका कही जा सकती है। एक और विशेषज्ञता इसकी विशेषता है वो है विशेषज्ञों की कार्यपालिका कि संघीय सरकार के सभी सदस्य अपने अपने विभागों के विशेषज्ञ होते हैं। विभागों का वितरण राजनीतिक दलबंदी के आधार पर न होकर प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर होता है। संसदीय क्षेत्रों की भांति सरकार के सदस्य सक्रिय राजनीतिज्ञ नहीं होते बल्कि अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं और उनकी विशेषज्ञता के कारण उन्हें जो लोकसभा के अधिकारी होते हैं उनके हाथों की वो कठपुतली नहीं होते बल्कि वो अपनी प्रशासनिक कार्यकुशलता के आधार पर निर्णय करते हैं। एक और विशेषता जो संघीय सरकार की हमें दिखाई देती है कार्यपालिका की स्विट्ज़रलैंड में वो है स्थायी कार्यपालिका कि संघीय सरकार के सदस्य 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। उनका कार्यकाल निश्चित और स्थायी होता है। संघीय सरकार की नीति का विरोध या खंडन होने पर उन्हें अपना पद से त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। बार बार पुनर्निर्वाचन के झंझट से वो बिल्कुल आज़ाद होते हैं। उनका कार्यकाल लंबा होता है, स्थायी होता है। 4 वर्ष के लिए एक बार चुन लिए गए तो 4 वर्ष तक वो संघीय सरकार के सदस्य बने रहते हैं। एक और विशेषता नेतृत्व विहीन कार्यपालिका
कि स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय सरकार का अध्यक्ष अन्य सदस्यों के समकक्ष है। वह न तो अन्य सदस्यों को नियुक्त करता है, न उन्हें अपने पद से हटा सकता है, न सरकार के नेतृत्व प्रदान करता है, बल्कि संघीय सरकार का निरालापन अनोखे इस बात में है कि वह किसी एक व्यक्ति की प्रधानता और नेतृत्व में कार्य नहीं करती। एक और विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, कि स्विट्ज़रलैंड में संघीय सरकार के सदस्य सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर कार्य नहीं करते। वे अलग अलग अपने अपने विभागों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व न होने के कारण सरकार का कोई भी सदस्य अपने सहयोगी की आलोचना संघीय संसद में कर सकता है, क्योंकि अलग अलग दलों से चुन के आते हैं, तो कार्य के आधार पर उनका मूल्यांकन होता है। और यदि कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहा है सदस्यों में से, तो दूसरा सदस्य उसकी आलोचना भी कर सकता है। संसदीय और अध्यक्षीय पद्धतियों का समन्वय है ये कार्यपालिका, कि स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय सरकार है वो दोनों के गुणों को समाहित किए हुए, बहुल कार्यपालिका होते हुए भी वो एकल कार्यपालिका के गुण उसमें दिखाई देते हैं। संसदीय शासन प्रणाली देशों में मंत्रिमंडल अस्थायी होते हैं, उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। वो हर राजनीतिक आंधी एक नया मंत्रिमंडल लेके आती है वहाँ पर। दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में स्थायी तो होती है, परंतु जो कार्यपालिका अध्यक्ष होता है वो अनुत्तरदायी होता है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका की विलक्षणता इस बात में है कि वो संसदीय उत्तरदायित्व तो होता है, किंतु संसदीय अस्थिरता से मुक्त है। वहाँ पर अध्यक्षीय स्थायित्व तो है, परंतु अध्यक्षीय अनुत्तरदायित्व से विमुख है। वो उत्तरदायित्व और स्थायित्व का योग है। जो स्विट्ज़रलैंड की जो सरकार है, संघीय सरकार, वो उत्तरदायित्व और स्थायित्व का योग है। कि संसदीय शासन जैसा उत्तरदायित्व तो है, संसदीय शासन प्रणाली में का प्रमुख गुण क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है। कार्यपालिका उत्तरदायी कार्यपालिका होती है। संसद में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको जवाब देना होता है। उस संसद के सदस्य उनकी आलोचना कर सकते हैं, परंतु वो उसे अपने पद से भी हटा सकते हैं। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ऐसा नहीं है। वो आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन उसे अपने पद से हटा नहीं सकते, क्योंकि अध्यक्षीय स्थायित्व है वहाँ पर और निश्चित समय के लिए उनका चुनाव हुआ है। समय से पूर्व उनको हटाना असंभव होता है, इसलिए 4 वर्ष तक वो अपने पद पर बनी रहती है। और किंतु उत्तरदायित्व का अभाव होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि विधायिका का संघीय सरकार पर नियंत्रण भी होता है। वो प्रश्नों का जवाब भी देती है, उसके आलोचना भी करती है, भले ही वो उसे पद से न हटा सके। तो ये इस रूप में उत्तरदायित्व और स्थायित्व का योग हमें संघीय सरकार में, जो कि स्विट्ज़रलैंड की सरकार की जो कार्यपालिका की महत्वपूर्ण विशेषता है, उसमें हमें दिखाई देती है। धन्यवाद।